नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र, उससे हम लोग सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे बहुत सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, विविध भी कंप्लीट कर लिया है इस बुक से। तो हमने सबसे आखिरी बचा हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें 270 के करीब में 60-70 के करीब में क्वेश्चंस हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे और बाकी का जो 150 करीब में क्वेश्चन रहेगा वो अगले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर एक मास्टर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपको बस एक ही काम करना है। अगर अगस्त के लास्ट वीक में अगस्त में होता है एग्ज़ाम लास्ट वीक में, तभी आपको एक ही काम करना है। वो क्या है? RRR वाला फार्मूला जो अपना क्या है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस और कुछ नहीं करना है ना। नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना। कुछ जो क्वेश्चंस जितने सारे लगा के जाओगे आपको उतना बेनिफिट होगा एग्जाम में, समझ रहे हो ना। करंट अफेयर वन लाइनर पढ़ने से अच्छा है कि उसके MCQ लगा लेना जहाँ भी आपको मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही पढ़ो, जहाँ से भी आपको पढ़ना। ओके, शुरू करते पहले क्वेश्चन से। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का पूछ रहा है मुख्य स्रोत, तो क्या हो जाएगा? उद्योग, कृषि, जंगल, विदेश व्यापार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। 1993-94 राष्ट्रीय आय में कृषि का 28.24%, उद्योग का 26%, खनन वगैरह सबका दिया हुआ है, और सेवा क्षेत्र का 44.76% भागीदारी था, है ना। तो उद्योग से ज़्यादा उस समय कौन सा चीज़ का था? कृषि का था। लेकिन आज के एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आज के भारत में सेवा क्षेत्र है 53%। अगर आज ही आपका क्वेश्चन पूछता है तो आज आपको क्या करना है? सेवा क्षेत्र से 53% है, टर्सरी सेक्टर जिसको कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। उसके बाद से उद्योग जो है वो 28% है और कृषि 18% ही है। तो आज का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा तो उद्योग आ जाएगा पहले नंबर पर। ओके, दूसरा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। GDP की बात कर रहा है। GDP की अगर बात करें तो GDP में हमारा बहुत ग्रोथ हुआ आज़ादी के बाद से आज तक। हाँ, HDI में हम पिछड़े हुए हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? ये 63वीं बीपीएससी का है 2017 का। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। इस क्वेश्चन को बार में रिपीट भी किया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र जो है भारत में, है ना, वो सबसे बड़ी संकट आते हैं हमारे राष्ट्रीय आय की गणना में। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके घर के बगल में कोई छोटा सा एक फैक्ट्री काम कर रहा होगा, वो लोग संगठित में नहीं आते हैं। क्या होता है? वो जो उपजाते हैं या जो भी प्रोड्यूस करते हैं या जो वर्कर काम करते हैं, वो कोई गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कोई काम करता है टेंट हाउस का, तो क्या आपको लगता है कि उसके वर्कर रजिस्टर्ड होंगे? आपके आस पड़ोस में जो है वो सेवा सेक्टर का काम कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? असंगठित क्षेत्र, जिसका मतलब जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, चौथे क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय कौन गणना करता है भारत में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम जो सांख्यिकी संगठन है। अब NSO हो गया है, पहले क्या होता था? CSO होता था और NSSO होता था। 2019 ईस्वी में दोनों को मिला के NSO कर दिया गया, और ये 66वीं बीपीएससी में पूछा भी था इस क्वेश्चन को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वही करता है आकलन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास की बात कर रहा है। मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसी के द्वारा सबसे अच्छा हमें आर्थिक विकास का सूचकांक पता चलता है। आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक समृद्धि की बात नहीं कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। B दिया है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप इसी के द्वारा की जाती है। ओके, ये किसकी बात कर रहा है पता है आपको? आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। छठा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसके सूचकांक को कौन जारी करता है? तो पहला दिया NSSO, दूसरा RBI, तीसरा CSO दिया है और चौथा दिया है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
तो ये 2020 में 66वीं पूछा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और जो पूर्व में CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। NSO किन 2 संस्थानों को मिलकर बनाया पता ही है आपको। 7 नंबर है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय औसत का 33% था। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है बिहार का, इसकी बात कर रहा है। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 18-19 में 29,092 रुपये है, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,241 रुपये है। इस प्रकार बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.5% है। यही पूछा था क्वेश्चन। इकोनॉमी के क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसको ढंग से पढ़ना 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी रीजन पूछा है, उसका क्या है? नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। देखो नियोजन तो प्लानिंग तो हमारे देश में शुरू से ही चल रही है, बहुत सारी प्लानिंग आई, जिसमें 5 ईयर प्लान से लेकर बॉम्बे प्लान से लेकर बहुत सारे प्लान आए। इसका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 आंसर होगा कि इन्हीं तीनों के कारण भारत को उस समय अल्प विकसित देश कहा जाता था। 95 ईस्वी की बात है, उस समय तो हम लोग 1 साल 1.5 साल के रहे होंगे, तब का क्वेश्चन है ये। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण। इसका आंसर डी दिया है, तीनों ही। इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद रखना, बीपीएससी कभी भी पूछ लेता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये 65वीं बीपीएससी में भी पूछ लिया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये GDP से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है। सोचो ये कितना ग्रसित हैं प्रोफेसर राजकृष्णन जी। इन्होंने क्या बोला था? हिंदू परंपरा जो है वही विकास के अनुकूल नहीं है, अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया था, के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5% के आसपास बनी हुई। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजन द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर GDP से संबंधित था। अब प्रोफेसर राजकृष्ण जी को उठा के लाओ, उनको बोलो कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, कहाँ गया हिंदू वृद्धि दर? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो ये सबको पता होगा, 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसको सीमांत कहा जाता है। सीमांत किसान की बात कर रहा है। ओके, सीमांत कृषि जोन 1 हेक्टेयर से कम होता है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को किसानों को कहा जाता है। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? आपको पता है ये न्यूनतम से द्वितीय है, मतलब बहुत ही कम है, सेकेंड स्तर पर है। 2015-16 का जो कृषि जनगणना आया था ना, इसीलिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार में कुल जोतों की संख्या इतना मिलियन है, 16.41 मिलियन, जिसमें सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है और 1.25 लघु स्मॉल जोत होता है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत कितना है? राष्ट्र का औसत क्या है? पूरे देश का 0.38 ही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आपको पता है कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है उसी का काम होता है MSP का निर्धारण करना। 14 नंबर है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2005 से लागू किया गया था। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 में आया था और 2005 से इसको लागू किया गया था। पुनः इसका संशोधन 2009 में हुआ है और 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित 2012 में हुआ और फिर 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से आप क्या समझते हैं? ट्रिम्स TRIMS, इससे क्या समझते हैं आप? व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर दिया है C, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय को ट्रिम्स कहा जाता है, TRIMS। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट को व्यापार संबंधित निवेश उपाय या विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। WTO के तहत प्रावधान होता है ट्रिम्स का, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट होता है। WTO। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2000 किसके लिए?
थोक कीमत सूचकांक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं WPI, इसके लिए आधार वर्ष को बदला था भारत सरकार ने। तो इसके लिए पूछा है कब से कब बदला गया था। अब इसका आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। कैसे आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना GDP में 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% किसकी तुलना में, है ना, तो उसी के लिए आधार वर्ष यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधार वर्ष इतना आसान नहीं होता समझाना, मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर बताता हूँ मैं, 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है WPI का। मान लो GDP का आधार वर्ष है ये, तो हम क्या करेंगे आधार वर्ष को लेकर, 2011-12 आधार वर्ष है, पिछले साल का बैक ईयर का हम GDP निकालेंगे, ग्रोथ आधार वर्ष की तुलना में निकाल लिया। इस वर्ष का हम ग्रोथ निकाल लेंगे, आधार वर्ष की तुलना में निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो कहलाता है GDP ग्रोथ। जो हम बोलते हैं 9% 10% का GDP ग्रोथ हुआ है, तो ऐसे निकाला जाता है। आधार वर्ष की तुलना में पिछले साल का GDP ग्रोथ, आधार वर्ष की तुलना में इस साल का GDP ग्रोथ, और फिर इन दो लगातार साल के बीच में कितना GDP का अंतर है, उसको GDP का ग्रोथ माना जाता है। आधार वर्ष का मतलब समझ गए। आधार वर्ष का क्या काम होता है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। 217 का क्या आंसर हो जाएगा, सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तो बिहार का ही है। ओके, देख लो बिहार का ही है। बिहार में 21-22 के बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 46,292 रुपये अनुमानित है। ओके, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है, बिजली का उपभोग हमारे राज्य में कितना होता है, तो सबसे कम है अभी भी पूरे देश में। इसका मतलब क्या है कि अभी भी बिहार में इंडस्ट्री या लोगों के उपभोग का स्तर नहीं बढ़ पाया है। 19 नंबर है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्य के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है आपको। ओके, तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सबसे अधिक तो होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यूपी में, फिर पंजाब में, और सब उससे कम आंध्र प्रदेश में। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सबसे कम आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, इस ऑप्शन के हिसाब से। भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास सबसे ज़्यादा, इनमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजता है। ओके, कपास का सर्वाधिक उत्पादकता आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश हम मारेंगे। जो इसको जरूर याद रखना, महाराष्ट्र टॉप पर रहता है हमेशा कपास उत्पादन में, फिर गुजरात का नाम आता है। निम्न से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। हरित क्रांति का मतलब क्या था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। इसका आंसर सी होना चाहिए। 21 का सी ही होगा। वो क्या था कि उच्च उपज, और यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, ई पढ़ देता हूँ मैं, ये सी है या ई पता नहीं चल रहा, वैसे ई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बीज उर्वरक जल तकनीक, तो ये भी आया था एक। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक अंतिम दौर की हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार किस्म की बीज, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग। ओके, यहाँ पर देखो इसीलिए क्या आंसर दिया है, अतः यह प्रश्न का सही उत्तर ई होगा। विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही। सी तो सही था ही और डी भी सही है। उच्च किस्म के बीज और उर्वरक, इनका भी खूब उपयोग हुआ था, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। ओके, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, तो इसमें नवीनतम आंकड़ा दिया होगा, तो अभी भी बिहार में न्यूनतम ही है। मैं पढ़ देता हूँ। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर 386 किलोमीटर सड़क था। वहीं बिहार में मात्र 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति पर सड़क था। ओके, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2018 में पक्की सड़कों के संदर्भ में 1.64 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ बिहार का देश में 10वां स्थान था, और कुल सड़कों की लंबाई में बिहार का 8वां स्थान है पूरे भारत में। जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क है बिहार में। वर्ष 2018 में बिहार में 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ का घनत्व था। इस संदर्भ में बिहार का केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान आता है। देश का राष्ट्रीय औसत 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है सड़क की लंबाई। तो अभी हम बिहार की स्थिति सड़क के मामले में अच्छी हो गई है। ये उस समय की बात है जब हमारा स्थिति खराब हुआ करता था। अगर टोटल नेटवर्क की बात करें तो हमारा 12वां स्थान आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2018 में बिहार में 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व था।
अगर पथ की घनत्व की बात करें कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में कितना ज़्यादा सड़क है, तो इसके मामले में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। इसको ज़रूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सक्षमता का उपागम अमर्त्य सेन जी ने दिया था। वीडियो लंबा होगा, 100 क्वेश्चन करना। इकोनॉमी के क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, समझाना पड़ता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। अपने यहाँ क्या है? श्रम आधिक्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रम आधिक्य है अपने यहाँ। अभी भी व्यापार और पूंजी की कमी रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? तो देखो, ये पता नहीं, 2008 का क्वेश्चन है। अभी करीब में 18% के आसपास, 18 से 17% के आसपास भारत की जीडीपी में कृषि का अंश होता है। इसका आंसर दिया है डी, 15%। 2019 में कृषि में श्रम शक्ति नियोजन 42%। यहाँ पर देखो 18.8% है 2021-22 के डेटा के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया था। 2007-8 में शुरू किया गया था। इसको केंद्र प्रायोजित योजना है और 11-12 तक गेहूं, चावल, दलहन इन सब को इसमें शामिल किया गया था। और बस यही है, तो इसमें और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सबको पता होगा। लोगों को जो दिया जाता है कोटा में अनाज, दावल, चाल, ये सब उसकी बात कर रहा है। भारत में खाद्य प्रबंधन का नियम से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये उद्देश्य नहीं है हमारे खाद्य कार्यक्रम का। 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अपनी निर्भरता को ख़त्म कर देना दूसरे देश पर, अपना खुद का पेट भर लेना। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? अभी तक बहुत कम बार हुआ है कि कृषि का क्षेत्र नकारात्मक हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2002-2003 में कृषि क्षेत्र में उपज नकारात्मक हो गई थी। ओके, अगला है कि भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था? साख का मतलब घबराना मत, इसका मतलब होता है ऋण। क्या होता है? ऋण का लक्ष्य क्या रखा गया था उसकी बात कर रहा है, भारत के केंद्रीय बजट की। देखो, भारत सरकार के केंद्रीय बजट से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर दिया है सी, 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। नया डेटा दिया होगा तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। 2022-23 के बजट के हिसाब से 18 लाख करोड़ रुपया रखा गया है कृषि ऋण के लिए। 18 लाख करोड़ रुपया रखा गया कृषि ऋण के लिए। इन डेटा को कहीं पर नोट कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए। ओके, 30 नंबर है कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा की बात कर रहा है। दूसरा है कि यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में शुरू की गई थी। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 सही है। कब शुरू किया गया था? तो 2004 में इसको शुरू किया गया था। बस इसमें यही पढ़ना था। 2004 में वर्षा योजना को शुरू किया गया था और दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना भी की गई थी, कृषि बीमा कंपनी की। नाबार्ड इसको फाइनेंस करता है। अगला है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की बात कर रहा है। अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? मध्यम उद्योग के लिए बात कर रहा है। किसके लिए? एमएसएमई में जो एम आता है उसका बात कर रहा है। तो कितना उसमें निवेश हो सकता है? 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश हो सकता है मध्यम उद्योग में। ओके, एमएसएमई की नई परिभाषा भी आई है, उसको भी जरूर याद रखना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एमएसएमई की नई परिभाषा 2006 के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को जो आई है उसको पढ़ते हैं, ऊपर वाले को मत पढ़ना। 1 जुलाई 2020 को सूक्ष्म क्षेत्र उसको कहा जाएगा जिसमें निवेश 1 करोड़ का हो और टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5 करोड़ रुपए तक है। देखो, निवेश अलग होता है, टर्नओवर अलग होता है। ओके ना, ये हो गया क्या? सूक्ष्म हो गया, माइक्रो हो गया, ये स्मॉल हो गया और ये मध्यम हो गया, एमएसएमई बोलते हैं। निवेश लघु में 10 करोड़ तक का, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। ये परिभाषा है इसकी। आपको कोई पूछेगा ना कि लघु सेक्टर क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 करोड़ का होता है और टर्नओवर उसका 50 करोड़ का होता है। उद्योग की बात कर रहा है। मध्यम में 50 करोड़ तक का निवेश होता है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, एमएसएमई उद्योग जिसको कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान के बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 74% कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निर्मला सीता फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है। प्रत्यक्ष एफडीआई की सीमा को बीमा क्षेत्र में कितना कर दिया गया है? 74% बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आ सकता है।
केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी वन उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी है। जो आप सुनते हो लघु रत्न श्रेणी के होते हैं उनकी बात कर रहा है, उसको 500 करोड़ तक की स्वायत्तता मिली हुई है। मिनी रत्न, महारत्न, ये सब आप सुनते होंगे, उसकी बात कर रहा है ये। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पीछे लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की स्वायत्तता होती है। वो सरकार को बिना पूछे भी 500 करोड़ रुपए के निवेश कहीं भी कर सकती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन होता है, तो वित्त मंत्रालय होता है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य कर पर कर, कस्टम और संघ उत्पाद शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम लगाना है, मतलब कौन से कर से सबसे ज़्यादा इनकम होती है भारत सरकार को, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इनकम किससे होती है, सबको पता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। सबसे ज़्यादा निगम कर से सरकार कमाती है, फिर निगम कर के अलावा जो अन्य कर होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनसे कमाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से। तीसरा संघ उत्पाद शुल्क जो लगाती है उत्पादों पर शुल्क, उससे कमाती है। और चौथा कस्टम का बारी आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर जो होता है डायरेक्ट टैक्सेस, वही सबसे बड़ा स्रोत होता है। ओके, और ये नवीनतम डेटा के अनुसार ही है। और बजट 2022-23 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सेदारी 51% है, वहीं अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 48% है। इसको जरूर याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो उत्पाद शुल्क है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, उत्पाद शुल्क, जो प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगते हैं उसी की बात कर रहा है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर ही है, डायरेक्ट टैक्सेज ही है। भारत ब्याज भुगतान एक आइटम है, किसका आइटम है, तो ये राजस्व व्यय का होता है। राजस्व से कितना जो ब्याज का भुगतान करती है भारत सरकार, वो किससे करती है, तो राजस्व इनकम से करती है। राजस्व व्यय में उस चीज़ को जोड़ा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्व आय, राजस्व व्यय, उसी की बात कर रहा है ये। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को जब घटा देते हैं राजस्व घाटियाँ आ जाते हैं। क्या है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो होता है, बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो होता है वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। जो क्या होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है उसमें से अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है, जो प्राइमरी डिफिसिट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ब्याज के रूप में भारत सरकार ने पैसा दिया है ना, उसको जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है निकल के प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा वाला राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है। यहाँ पर क्या पूछा था हमसे, राजकोषीय घाटा का पूछा था, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व, सबसे सटीक आंसर यही होना चाहिए। इसको अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो वहाँ पर मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा। जब मैं प्री के बाद क्या करेंगे हम लोग, बीपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे, केबीसी नैनो के बुक से या दृष्टि आईएएस की बुक से। ओके, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ के हर सब्जेक्ट को। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे वेतन वगैरह देने के लिए भारत सरकार को हो सकता है वित्त पोषण के लिए उधार लेना पड़ जाए। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया था। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6.8 का आकलन किया गया था। ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के बजट से क्वेश्चन पूछा था, जरूर याद रखना। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, तो 2011-12 में पहली बार पेश किया गया था प्रभावी राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है, राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंधित किससे है, संशोधित मूल्यवर्धित कर की बात कर रहा है, तो उत्पाद कर से संबंधित होता है संशोधित मूल्यवर्धित कर। ओके, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, सर्विस टैक्स की बात कर रहा है। 94-95 में शुरू किया गया था सर्विस टैक्स को। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मैच करना है। राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्री मत्स्य नीति, नवीन विदेश व्यापार नीति, 7वां वित्त आयोग। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करके जाना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी में आया था, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में आया था, नवीन विदेश व्यापार नीति 2014 में आया था, और 7वां वित्त आयोग 1978 में गठित किया गया था। देख लो 1978 का वित्त आयोग के 2015 में पूछ लिया इन्होंने।
फिर से यहाँ पर मैच करना है ओपन जनरल लाइसेंस और ट्राइसेम और थोक मूल्य सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात, इन सबको मैच करना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार से संबंधित होता है, ट्राइसेम ये रोजगार से संबंधित होता है, थोक मूल्य सूचकांक WPI ये मुद्रास्फीति को गणना करने के काम आता है, और नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण के काम आता है। कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहा जाता है CRR। भारत में अगला है क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और ये 2015 के प्री में पूछा है क्वेश्चन, जरूर याद रखना, 2 बार पूछ चुका है। इकोनॉमी क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं BPSC में, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, 2 से 3 बार इसको पढ़ के चले जाना। इकोनॉमी के 5 से 7 क्वेश्चन इसी में से आते हैं गारंटेड। भारत में और जो नए बजट होते हैं केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण या राज्य सरकार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, उससे आते हैं। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का उद्देश्य क्या था? तो महालनोबिस प्लान का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन हो। द्वितीय जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसमें महालनोबिस प्लान को ही अपनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की गई जाती हैं? 67वें BPSC का क्वेश्चन है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, इसका आंसर ई दिया है। अधिकतर लोगों ने एग्जाम में 104 मारा था, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। भारत के संविधान के अनुसार 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगें की गई थी। 102 मांगें थी वार्षिक बजट 2022-23 में। देख रहे हो कितना दिया है, यहाँ पर 104 लिख दिया है इसने। इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही कठिन आए थे 67वें BPSC में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है उसका हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, योजना आयोग, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष। ऑप्शन ई 67वीं BPSC क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है ई। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। तात्कालिक समय में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, है ना। तो क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन और क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना ही संभव नहीं है। इसने क्या बोला कि राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट काउंसिल है और नीति आयोग, इनके बीच हम संबंध की व्याख्या कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष वगैरह सब दिया ऑप्शन में, तो इसका आंसर इसीलिए ई दिया हुआ है इसने। खैर ऑफिशियल इसका वो नहीं आया आंसर की, नहीं तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता था। नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, मैं नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल क्या है इसका बताओ? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है, बी होगा, पता होना चाहिए सबको। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग बोले, अभी इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? UPSC का क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखना। 1 जनवरी 2015 में आया था इसका अस्तित्व, और ये UPSC में भी पूछा था 2015 ईस्वी में, इसको जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य इसमें ई दिया हुआ है। 65वीं BPSC 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ मैं इसको। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉक में लागू किया गया, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, उसी को शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। 65वीं BPSC क्वेश्चन है, बड़ा कठिन क्वेश्चन था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसको सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 राजस्थान में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू कब की गई थी? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1978 में, उसी में लागू की गई थी रोलिंग प्लान। ओके,
कुछ साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था, उसी को रोलिंग प्लान कहा गया था। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करते हैं। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों की निर्धारित हो। यह अर्थव्यवस्था का आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना भी होती है, चल योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही स्टेटमेंट सही है। अक्सर बीपीएससी में चारों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। चल योजना या रोलिंग प्लान जो होता है उसी की बात कर रहा है ये। चल योजना का इंग्लिश क्या होता है? रोलिंग प्लान, चल योजना। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश थी। इस दौरान कोई भी योजना नहीं लाई गई थी। 62 में 65 में हम 2 युद्ध से गुजरे थे। एक प्रधानमंत्री की भी मौत हो चुकी थी। इकोनॉमी बहुत ही खराब स्थिति में थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? ये उस समय का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा था। तो इसका वजह 20 समाविष्टि आर्थिक वृद्धि जो है वही उसका उद्देश्य था, 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना। यहाँ पर मिलाने को दिया हुआ 1955, 64, 82, 87 भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड। इसका देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। इसका आंसर सी दिया है, यानी कि A का 3 हो जाएगा। 1955 में कौन सी खोली गई थी? तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 1955 में खोली गई थी। ओके, अगला क्या है? उसके बाद से B का 4 दिया है, B का 2 दिया है। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शुरू किया गया था। ओके, उसमें 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक को शुरू किया गया था, एक्जिम बैंक की बात कर रहा है। और 1987 में किसको शुरू किया गया था? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को शुरू किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्जिम बैंक, देश की एक शीर्ष संस्था है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत किया गया था, और 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1964 में ही अस्तित्व में आ गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण निगम ICICI की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योग के मध्य दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFI की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। स्थापना भी जरूर पढ़ के जाना, इस क्वेश्चन की 2 बार देख लेना। अगला है 64 निम्न से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो एक ही बैंक है ऐसा, तो SBI अपना भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। किसके लिए? कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था उनके डेवलपमेंट के लिए? तो 65 का आंसर हो जाएगा C, 4% का लक्ष्य रखा गया था। 66 है क्वेश्चन कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपयुक्त सूचकांक में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि केवल और केवल 4 जो है वो उसी को CSO संकलित करती है। ओके, जरूर याद रखना इसको। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम रोजगार मंत्रालय इसको बनाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी अगला है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है, क्या शामिल है? तो CRR और SLR को कम करना जरूर पता होगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो होता है SLR उसकी बात कर रहा है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी सुधार के क्षेत्र में शामिल है। ब्याज दर का अविनियमन, ये भी आर्थिक सुधारों में शामिल था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। जिस दिन इकोनॉमिक्स डिटेल पढ़ेंगे उस दिन CRR SLR बता सकता हूँ, अभी यहाँ पर समय नहीं होता। 68 है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा B, सुदीप मुंडले जो हैं, सुदीप्तो मुंडले, ये 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। ओके, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा? नगद कोष अनुपात मतलब क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका नगद कोष अनुपात का मतलब होता है CRR। CRR में क्या बोला है कि अगर कमी करने पर क्या होता है कि CRR जब कम होगा तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा। बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक सस्ते दरों पर ऋण देंगी, यानी कि बाजार में खूब सारा मनी आ सकता है, कैश। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना। इसका IPO आया था इस साल शेयर मार्केट में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। जैसे डॉलर जैसी गर्म मुद्रा होती है, क्या होती है? तुरंत भाग जाती है।
RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। ओके, 1994 में इसको गठित किया गया था। प्रमुख सिफारिशों के अनुसार IRDA इरडा का जो बनाया गया 1999 में, वो इसी के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं समिति के सिफारिश के आधार पर। सरकारी आयोग C रंगराजन कमेटी। उसके बाद से क्या है इधर, पारेख समिति, नरसिम्हन समिति। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से जोड़ दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख ले, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, C रंगराजन गरीबी मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अगर तुमने एक सरकारी आयोग को भी जोड़ दिया ना C रंगराजन से, तो उससे भी निकल आता है। देखो 1 का 3 दिया है यहीं पर। ओके, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार। 74 नंबर है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। अगला है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा? C हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, है ना। जो रेपो होता है वो अल्पकालिक के लिए होता है, और बैंक जो होता है वो दीर्घकालिक के लिए होता है। बैंक रेट दीर्घकालिक के लिए RBI लेता है, और रेपो जो होता है वो अल्पकालिक के लिए RBI लेता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। भरा भारी होता है इकोनॉमिक्स करना। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। EAS और ट्राइसेम, JRY, RLEGP योजनाओं को लागू करने का सही क्रम क्या है? ये सारी योजनाएं हैं, इनको लागू करने का सही क्रम क्या है? तो 2 4 3 1। सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1 आता है। ओके, ट्रिम्स योजना कब लागू हुई है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 1979 में प्रारंभ की गई थी। और RLEGP इसको 1983 को ग्रामीण भूमि रोजगारों के लिए शुरू किया गया था। NREP तथा RLEGP के विलय द्वारा 1989 में JRY योजना को शुरू किया गया था। ओके, और रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा था 2015, 2056 और 59वां का जो प्री हुआ था 2015 में, उनमें 2 का विलय करके हुआ था। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, पंप सेट को सोलर ऊर्जा से जोड़ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का अंश नहीं है। अगला है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भारतमाला परियोजना से संबंधित। 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और भारतमाला योजना में क्या है? 38,000 किलोमीटर लंबाई का NH का निर्माण किया जाएगा। ओके, परियोजना का पहला चरण 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी गई थी, और इसकी अवधि 5 साल के लिए लागू की गई है। 5 साल में इसको पूरा करना था। 80 है कि योजना पहला चरण का योजना आयोग ने 93-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। कब? देखो 93-94 में जो किया था वो 2011 के प्री में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 55% के करीब में उस समय बिहार की आबादी जो थी वो BPL में रहती थी। गरीबी रेखा से नीचे 54% बिहार की आबादी रहती थी। अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हालत थी हमारी। 81 है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। इनको बीमारू राज्य का दर्जा भी दिया जाता था। बीमारू कैसे कहा जाता था? BIMRU। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा होता था यहाँ पर बीमारू जो भी है ना, इस तरह से इसको बोला जाता था पहले। भारतीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय योजना आयोग के अनुसार 2 और 3 दिया है आंसर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन से कम का हो, और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम का हो, तो उसको BPL माना जाता था। BPL। NSSO के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति के सिफारिशों के अनुसार वर्ष 11-12 में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं का अद्यतन बनाया गया था। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति आई थी। ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रति माह था, है ना। 26 रुपये प्रतिदिन पड़ा, और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरों के लिए था। तो 32 रुपये का उपभोग होना चाहिए, खर्च कम से कम इतना करना चाहिए प्रतिदिन, नहीं तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C। सबसे ज़्यादा इसमें से कपड़ा से हमारा इनकम होता है, कपड़ा।
है ना। 84 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो कपड़ा ही है भारत से निर्यात होने वाली। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो सलीम समूह को दी गई थी नंदीग्राम के क्षेत्र के तहत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में दी गई थी इसको सलीम समूह को अनुमति। और सलीम समूह विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। 86 निम्नलिखित में किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1972-73 में और 1976-77 में भारत का व्यापार नीति भारत के अनुकूल था, यानी कि भारत ने आयात कम किया था, निर्यात ज़्यादा किया था। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जो है यूरो, उसकी बात कर रहा है। तो 1999 में यूरो को शुरू किया गया था। ये डॉलर से ज़्यादा रहता है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, रुपए के बदले किसी और विदेशी मुद्रा का परिवर्तन कर लेना, तो सी होगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं या अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए को मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति, है ना। रुपए को डॉलर में बदलने, डॉलर को रुपए में बदलने की जो अनुमति होती है उसी के रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। 89 नंबर पर चलते हैं। ये पूरा दिया हुआ है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत का योगदान कितना है, जो हम हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन करते उसका योगदान पूछा है। 10%, 12%, और यहाँ पर क्या है 20%, 22%। तो कितना है 10% योगदान है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ, अगर बढ़ घट गया होगा तो नए वाले डेटा में हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाओ। प्रश्नकाल 16-17 में 10.6% था, लेकिन 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता इतना मेगावाट हो गया है और 11.7% विद्युत का उत्पादन अभी हम हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं। डैम वगैरह से जो पावर प्लांट से हम उत्पादन करते हैं उसकी बात करें 11.6% हो जाएगा। जरूर याद रखना। 3,99,497 मेगावाट। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। और जलमार्ग 2 ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके। 111 जलमार्ग की कल्पना की गई, 111 वाटरवेज, जरूर याद रखना इसको। ये 1 जो है यही तो बिहार से गुजरेगा ना। भारत में 91 नंबर है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे उच्चतम है। 63वीं यूपीएससी में पूछा था। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इक्विटी प्रवाह है भारत में, सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है, तो देखो ये भारत है। भारत का जो दिल्ली बम्बई वाला गलियारा है ये जापान के सहयोग से हो रहा है, और ये दिल्ली कलकत्ता वाला गलियारा है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हो रहा है। जापान किधर है, भारत के पूरब में है ना, तो भारत के पश्चिम वाला गलियारा जापान के सहयोग से हो रहा है। इसको जरूर याद रखना। इसका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली बम्बई। ओके, ये देखो यहाँ पर लिखा हो 2006 में समझौता हुआ था। औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आज तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसका आंसर अभी तो होना चाहिए शक्तिकांत दास जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, तो 5वीं सबसे बड़ी स्थिति है भारत की। अभी नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। ओके, और पीपीपी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो हम इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर भारत आता है पीपीपी के आधार पर, और ओवरऑल इकोनॉमी के आधार पर हम 5th पोजीशन पे हैं दुनिया में। और हमसे पहले कौन कौन है, यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम। ओके, आगे बढ़ें। हाँ, G15 क्या है, G15 ये विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। G15 और G55 भी है, इसको भी याद रखना। G55 देखना सर्च करके क्या है। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। देखो पहले G8 होता था, जब रूस को बाहर निकाल दिया, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था 2014 में, तो उसका नाम G7 हो गया था। ओके, तो अब ये बदल जाएगा। तो इन देशों में से कौन सा G8 का समूह का सदस्य नहीं है, तो उस समय स्पेन नहीं था, आज तो रूस भी नहीं है, और G8 का नाम बदलकर G7 हो गया है। आसियान इसके लिए है। आसियान जो भारत के दक्षिण पूर्वी के देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन सब देशों का एक संगठन क्या है, आसियान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम का पहले क्या नाम था, भारत सहायता क्लब। 99 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, फीडबैक देना जो भी हो। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है।
100 नंबर है कि फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था। तो उस समय वॉरेन बफेट था। आज तो पता ही है कौन है, जेफ बेजोस रहता है या तो एलन मस्क रहता है टॉप पर। इसके 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगले जो भी 150 के करीब में क्वेश्चन बचे हैं, 150 160, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।